वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। जब अभिनव ने उस लड़के से उसकी पहचान के बारे में पूछा तो पहले तो वो लड़का उसे गुस्से में देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर में उसकी मुस्कान हंसी में बदल गई और उसने कहा, भाई तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? तुझे पता भी है तू किससे क्या सवाल पूछ रहा है? अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं और ये तो मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं। जब मैं अंदर घुसा तो ये एक कंपनी लग रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है क्लब। अभिनव उस लड़के को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का भी अच्छे से इस बात को समझ रहा था। ऐसे में वो लड़का अभिनव के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मंजीत नाम है मेरा और यहां किसी की औकात नहीं है कि वो मंजीत से ऐसी बात करे। अभिनव ने एक पल के लिए मंजीत को देखा और बोला, ओ तो हेड ऑफ द सेक्रेटरीज आप ही हैं मंजीत जी? जैसे ही पीछे खड़े लोगों ने अभिनव का सवाल सुना तो वो सभी जोर से हंसने लगे। खुद मंजीत ने भी अभिनव का कॉलर छोड़ा और वो भी उनके साथ मिलकर हंसने लगा। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि ये कोई न्यू ज्वाइनी है। अभिनव ये सुनकर उस लड़की को घूरते हुए देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उसे ये सवाल क्यों किया जा रहा था कि वो न्यू ज्वाइनी है या नहीं। तभी एक आदमी ने कहा, हाँ ये भी इसी तालाब की एक मछली है, और उसने एक शैंपेन की बोतल खोल ली। इसके बाद उस लड़की ने कुर्सी खींची और उस पर बैठकर बोला, मेरा तो ये आज का लास्ट है। तभी पीछे से एक और लड़की ने कहा, एक लास्ट मेरा भी बना दे। मैं तो ये वाइन पीऊंगा। इतने में एक लड़की ने वाइन की बोतल देखते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने वाला था कि इतने में वो बोतल उसके हाथ से छूटी और नीचे गिरकर टूट गई। सब लोगों के मुंह से एक साथ निकला, अभिनव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। ऐसे में उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है और हेड ऑफ द सेक्रेटरीज कौन है? तुम्हें जानना है? इतने में अभिनव को अपने सवाल के जवाब में एक लड़की की मीठी सी आवाज सुनाई दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मंजीत के साथ टेबल पर थी। अभिनव ने उसे देखते ही उससे नजरें फेर ली, लेकिन उसे उस लड़की से घिन आ रही थी। लेकिन उस लड़की ने अभिनव से कहा, ये तो तुम जानते ही हो कि ये मंजीत है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हेड ऑफ द सेक्रेटरीज से भी ऊपर है। अगर तुम्हें अपनी जॉब से पहले दिन फायर नहीं होना है तो ये जैसा बोले तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। इतने में मंजीत आगे आया और ताली बजाते हुए बोला, चलो गाइस, पार्टी इज ओवर और इस जगह की सफाई का काम मैं हमारे न्यू ज्वाइनी को हैंड ओवर करना चाहूंगा, ताकि हम कल फिर से एक साफ सुथरी जगह पर पार्टी कर सके। अभिनव ने मंजीत की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, लेकिन जब तक मैं सफाई करके फ्री ना होऊंगा तब तक क्या आप सभी लोग ऑफिस में ही मिलोगे? नहीं, हमें अभी एक और पार्टी में जाना है। एक लड़की ने पीछे से कहा और जोर से हंसने लगा। उसके साथ बाकी लोग भी हंसते जा रहे थे। अभिनव ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए,
मैं जरा दरवाजे से सफाई शुरू करता हूं। इतना कहते ही अभिनव तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और किसी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि अभिनव क्या कर रहा था। उधर अभिनव दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने चाबी निकालकर अपनी जेब में डाली और फिर से उन लोगों की तरफ देखने लगा। इस बार ताली बजाने की बारी अभिनव की थी। अभिनव ने ताली बजाई और बोला, सो गाइस, अगर फन हो गया हो तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक लड़की ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अभिनव ने मंजीत को देखा तो पाया कि वह अब किसी दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अभिनव की बात तक नहीं सुनी थी। अभिनव मंजीत के पास आया और जैसे ही मंजीत उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखने वाला था, अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। लड़कियों की इज्जत करना सीखो सर, अभिनव ने ताना मारते हुए कहा और मंजीत का हाथ कसकर मरोड़ दिया। सारे लोग भागते हुए अभिनव की तरफ बढ़ने लगे। अभिनव ने मंजीत की गर्दन पर वार किया और मंजीत नीचे गिर गया। अभिनव के वार के बाद मंजीत को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब बाकी लोग अभिनव पर हमला करने वाले थे तो वहां खड़ी लड़कियां अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। अभिनव ने एक लड़के के पेट में लात मारी और दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक के बाद एक वो उन लड़कों को पीटता जा रहा था। कुछ देर के बाद उन सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। अभिनव ने उनके शराब का नशा तो उतार ही दिया था, पर फिर भी वो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। ये देख बाकी लड़कियों को भी भले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस उस एक लड़की के दिल को सुकून मिल रहा था जिसके साथ मंजीत ने जबरदस्ती की थी। जब अभिनव नहीं थका और उसने मंजीत पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इतने में मंजीत ने घबराकर हाथ जोड़ लिए और अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। ना तो ये हेड ऑफ सेक्रेटरीज का ऑफिस है और ना ही मैं हेड ऑफ सेक्रेटरी से ऊपर हूँ। हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, जैसे हर न्यू ज्वाइनर की खींचते हैं। मंजीत के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव ने अपना मुक्का रोक लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तब तक मंजीत अपने बाकी लड़कों की मदद से खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मंजीत अभिनव को बहुत ध्यान से देख रहा था। अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, मैं हूं तुम्हारा काल। खैर छोड़ो, आज के लिए इतना डोज काफी था। अब तुम और तुम्हारे ये सब चंगू मंगू मिलकर इस जगह को साफ करो, मुझे हेड ऑफ सेक्रेटरी से मिलने जाना है। अभिनव की ये बात सुनते ही लड़के बिदक गए। अभिनव उनके चेहरे पर चिढ़ साफ देख पा रहा था। ऐसे में उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें यह सब साफ नहीं करना है? हाँ, करना है। किसने कहा नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर आपको और कुछ करवाना हो तो हमें वो भी बता दीजिए। इतने में मंजीत ने कहा। अभिनव ने मंजीत को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इस हॉल में जो कुछ हुआ वो इस हॉल तक ही रहना चाहिए, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुमने मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया था जो तुम बाकी नए लोगों के साथ करते हो। जैसा आप कहे भाई, मंजीत ने कहा। अभिनव उसे देख मुस्कुराया और बोला, अब कोई बताएगा कि हेड ऑफ सेक्रेटरीज का। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, मंजीत ने बीच में कहा, फिफ्थ फ्लोर पर है भाई, लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट। उधर अभिनव भी उन लोगों को छोड़कर फिर से लिफ्ट में आ गया था। वो 5वें माले पर उतरा और इस बार सीधा हेड ऑफ सेक्रेटरीज के ऑफिस में पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, कमीन। अभिनव ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने देखा कि यह हॉल पिछले हॉल से भी ज्यादा स्पेशियस और दिखने में भी काफी सुंदर था। इतने में टेबल की उस तरफ से बैठी एक लड़की ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू? अभिनव ने जैसे उस लड़की को देखा तो उसे पहचान गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी रानी थी। ये वही लड़की थी जो उस दिन होटल में दिक्पाल से मिली थी।
अभिनव एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, जी मैं अभिनव शर्मा, मैं अकरम सर की कंपनी से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। मुझे यहाँ सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर हुई है। रानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी टेबल पर रखा फोन उठाकर किसी को फोन मिलाते हुए बोली, हेलो जसप्रीत, कम टू माय कैबिन। इतना कहते ही रानी ने फोन रखा और अभिनव को देखते हुए बोली, जसप्रीत तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में भी समझा देगा और तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस ले जाएगा। डेस्क पर? लेकिन मैं तो यहाँ इस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने आया हूं, फिर वो मुझे कहीं और क्यों ले जाएंगे? अभिनव ने तुरंत कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डेस्क पर क्यों भेजा जा रहा था। इतने में रानी ने कहा, हाँ आई नो, लेकिन अभी कंपनी के पास काम कम और सेक्रेटरी ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें सेक्रेटरी तो नहीं रख सकती, पर हाँ हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तुम वहां पोस्ट हो सकते हो। उधर जब अभिनव हैरान था तब इधर दिक्पाल भी अपने होटल की पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी को नहीं पता कि टाइगर दिखता कैसा है। उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या को छेड़ने की कोशिश की थी और बाद में अभिनव से मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिक्पाल को थमा दिया था। जैसे दिक्पाल ने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। दिक्पाल ने पहले घूरकर अभिनव की उस फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें ऊपर करके ईशांत को घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में इसका पूरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है ईशांत? दिक्पाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकराकर उसके गुस्से को दर्शाने के लिए काफी थी। सर वो रात का टाइम था ना, इसलिए। ईशांत की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिक्पाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है या उससे जाकर दिन में नहीं मिल सकता था तू? दिक्पाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशांत कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। शट अप एंड गेट आउट। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। सिर झुकाकर ईशान तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिक्पाल ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया है टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या प्रोटॉन में ही और कोई पोजीशन खाली नहीं है मैम? सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन है। अदरवाइज आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग लगे हुए हैं। रानी की बातों से अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हुए जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखाकर तुरंत ही रानी को कंपनी से फायर कर दे, लेकिन फिलहाल समय ठंडे दिमाग से काम लेने का था। इसी ठंडे दिमाग से अभिनव ने सोचा कि रानी पर नजर दूसरी कंपनी से भी रखी जा सकती थी, लेकिन अगर उसे फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड, वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और जसप्रीत को उसे ले जाने का इशारा किया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव को पता चला कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिसन एवरीवन, मिस्टर अभिनव गढ़वाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही तुम्हारे नए मैनेजर है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करना। गॉट इट? जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉइज को एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी नहीं थी। यस सर। सभी एम्प्लॉइज की आवाज गूंज उठी। अभिनव को भी महसूस हुआ
कि अब उसे कुछ कहना चाहिए था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं प्रॉमिस करता हूं एक साथ मिलकर हम इस कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से यह बात कही उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी थी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देकर जाता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ को आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। वेरी नाइस, कीप इट अप। नाउ कोई प्लीज मिस्टर शर्मा को उनके कैबिन तक लेकर जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं अब प्रोटॉन के लिए वापस निकलता हूं। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिलाकर वहां से चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चले? अभिनव ने पलटकर देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान लड़की पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पर नाम लतिका लिखा था। हाँ चलो। लतिका को फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चला गया। वही सभी एम्प्लॉइज अपने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सभी के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क ने ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि आखिर अलायना उससे क्या डिस्कस करना चाहती थी। हाँ मैं फ्री हूं, लेकिन क्या डिस्कस करना है? कुछ बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी। बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलायना ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेकर एक एम्प्लॉय अभिनव के कैबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चलता हूं। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स को एक एक करके देखने लगा। घंटों बीत जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पर रखे टेलीफोन से सीधा अकाउंटेंट को लाइन पर लिया। मेरे कैबिन में आओ इमीडिएटली। कुछ ही मिनटों में अभिनव के कैबिन का दरवाजा बजा और एक लड़की अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक लड़की मुस्कुराते हुए आई। तुम हो अकाउंट से? अभिनव ने पूछा। नो, मैं ह्यूमन रिसोर्स से हूँ। आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस से। दरवाजे पर खड़े उस सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तुम हो जतिन, कम इन। जतिन गेट लगाकर कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देखकर मायरा समझ गई थी कि आज उसकी परेड निकलने वाली थी। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट को देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी को। नाइस वॉच, पर ये टाइम नहीं दिखाती क्या? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जतिन काफी कंफ्यूज हो चुका था। नहीं, अगर टाइम बताती होती तो तुम्हें पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना ही कैश है कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर ले। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने फेंकते हुए कहा। नहीं सर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच चुकी थी जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका है, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए अभी तक आ पाए। बाकी के 4 करोड़ तुम अपनी जेब से देने वाले हो क्या? अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मायरा भी उसकी ऊंची आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हो गई। सर प्लीज काम डाउन, आप कुछ गलत समझ। जतिन उसे समझाने लगा, लेकिन अभिनव ने उसकी एक नहीं सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज फायर मत करो सर, प्लीज। जतिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा था, पर अभिनव ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया।
गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स को कॉल कर दूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। अभिनव को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए टाइगर जैसा गरजना ही पड़ता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद अभिनव की नजर मायरा पर पड़ी, जो एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। मायरा, राइट? मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, और अब साथ ही एक अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली है। दोनों के लिए ओपनिंग्स डाल दो और इंटरव्यू की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। ओके? श्योर सर, मायरा ने तुरंत ही अलर्ट होकर जवाब दिया। वैसे तुम्हें भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, वो एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट है। एक बड़ा क्लाइंट मिला है, लेकिन उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस किया कि मायरा के होठों पर एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर, फंड्स नहीं है ना, हमें तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था वो उसने हिचकिचाते हुए कह डाला। रिपोर्ट्स को देखने के बाद अभिनव को भी कंपनी की ये बुरी हालत पता हो गई थी, लेकिन लोन का नाम सुनते ही उसे काफी अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना है? मैं हैंडल कर लूंगा। अभिनव की ये बात सुनते ही मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि ये नया मैनेजर इतने सारे पैसे कहां से ले आएगा। दूसरी ओर अभिनव को भी एहसास हो गया कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आई मीन, तुम मुझे कल तक जितना भी अमाउंट चाहिए उसका एक एस्टिमेट बनाकर दे दो, उसके बाद देखते हैं। अगर लोन के बिना कुछ हेल्प मिल पाए तो बेहतर होगा हमारे लिए, क्यों? अभिनव ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली और वो अब ऑफिस से निकलने लगा। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अपना ये नया मैनेजर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव अब सीधा उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां अलाइना ने उसे बुलाया था। वो एक्चुअली में एक सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल की पार्किंग में पहुंचकर जैसे ही अभिनव ने अपना गेट खोला तो कुछ ही दूरी पर उसे वैभवी भी एक गाड़ी से उतरते हुए नजर आई। उन दोनों की नजरें उसी पल एक दूसरे से टकरा गई थी। वैभवी, जो पहले अभिनव को देखकर हैरान थी, अब उसकी खटारा गाड़ी देखकर हंसने लगी थी। अभिनव को पता था वो क्यों हंस रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए सिनेमा हॉल की एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। उसे महसूस हो गया था कि वैभवी उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो अकेली भी नहीं थी। क्या बात है, लोग आजकल सिनेमा हॉल में भी बाहर से खाना ऑर्डर करने लगे हैं क्या? देवेन ने अभिनव की ओर देखकर हंसते हुए कहा। अभिनव उसका ताना समझ गया था, पर वो नहीं पलटा और सीधा अंदर जाने लगा। वैभवी और देवेन भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे। सिक्योरिटी सबकी टिकट्स चेक कर रही थी और अभिनव के पास वो नहीं थी, इसीलिए वो साइड में जाकर अलाइना को फोन लगाने लगा था। देवेन ने उसे इस तरह कोने में खड़ा नोटिस किया और फिर एक तंज कसा। टिकट काउंटर तो पीछे रह गया दोस्त। हाय अभिनव, काफी टाइम हो गया मिले हुए, नहीं? देवेन के हाथों में हाथ डाले वैभवी ने अभिनव को चिढ़ाते हुए कहा। काफी टाइम, वैभवी। अभिनव ने एक सेकंड के लिए वैभवी की ओर देखा और फिर अपनी नजरें फोन की ओर घुमा ली। अलाइना फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए अभिनव अब उसे मैसेज कर रहा था। वैसे तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है अनन्या सिंह के साथ शादी करके? वैभवी ने फिर से सवाल किया। अच्छी होगी डार्लिंग, देवेन ने बीच में कहा। फिलहाल अनन्या ही तो इसे पाल रही है, हैं? ये सूट भी उसी ने गिफ्ट किया होगा। क्यों? बस इस बेचारे को आज टिकट खरीदने की पॉकेट मनी देना भूल गई। अभिनव ने देवेन की आंखों में देखकर गहरी आवाज से कहा, यह सूट मैंने अपने पैसों से खरीदा है, ठीक है? खरीद लिया होगा देवेन, अकरम सर के यहाँ जॉब करता है वो। I mean, करता था, अब तो निकाल दिया इसको नौकरी से। वैभवी ने ताना मारा। अभिनव ये सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लोगों को उसकी नौकरी छूट जाने के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता लग रहा था। इसी वक्त उसे अलाइना का मैसेज आ गया। ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से उसे अभी आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था।
चलो डार्लिंग, हमारे शो का टाइम हो गया है। देवेन ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, पर हमारे टिकट्स? वैभवी ने पूछा। उसकी जरूरत नहीं है, पूरा हॉल बुक कर लिया है मैंने। हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा शो में। देवेन ने मुस्कुराते हुए वैभवी की ओर देखकर कहा, फिर अपनी नजरें उठाकर अभिनव को देखा। सुन भाई अभिनव, इस वाले शो की तो फुल बुकिंग मैंने कर ली है, तो अच्छा होगा कि तू घर ही चला जा। पूछा किसी ने? हाँ, एक बात याद रख देवेन, आज जो ये लड़की मेरे साथ कर रही है ना, कल तेरे साथ भी करेगी। इस पर पैसा बर्बाद करना बंद कर दे। अभिनव ने देवेन पर चढ़ते हुए कहा। देवेन ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो आस्तीन चढ़ाकर अभिनव की कॉलर पकड़ने ही वाला था कि अचानक सूट पहना हुआ एक आदमी उनके पास आ गया। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को लड़ाई करनी है तो प्लीज बाहर जाकर करिए, सिनेमा हॉल का माहौल मत बिगाड़िए। उस आदमी ने धीरे से कहा। आप कौन? देवेन ने उसकी ओर देखकर पूछा। मैं सिनेमा हॉल का मालिक लोकेश खन्ना हूं। उस आदमी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। देवेन ने अपनी नजर तुरंत ही अभिनव की ओर घुमा ली और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया। ये लड़का हमें परेशान कर रहा है, इसके पास टिकट भी नहीं है। अभिनव देवेन की ओर घूरने लगा। उसे परेशान करना उन दोनों ने शुरू करा था, लेकिन अब बात वही पलटा रहा था। सर, टिकट नहीं है तो प्लीज बाहर जाइए, लोकेश ने कड़ी आवाज में अभिनव से कहा, जिससे अभिनव का खून खौल उठा था। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, ये मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरा, मैं बिना टिकट नहीं घुस रहा हूं, किसी का वेट कर रहा हूं यहां। अभिनव ने देवेन की ओर घूरते हुए कहा। इससे पहले कि लोकेश कुछ बोल पाता, वैभवी बीच में ही बोल पड़ी। तो वेट बाहर जाकर भी हो सकता है ना मिस्टर अभिनव गढ़वाल? एग्जैक्टली। यहाँ अंदर तो ऐसे खड़ा है जैसे इसके बाप का सिनेमा हॉल हो, ऊपर से बदतमीजी अलग कर रहा है। देवेन ने वैभवी की बात में बात मिलाई। अभिनव ने गुस्से से देवेन की कॉलर पकड़ ली। देवेन भी गुस्से में आकर उसका गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक लोकेश ने उसे पीछे धक्का देकर अलग कर दिया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देवेन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरे सिनेमा हॉल के आगे लड़ाई नहीं। देवेन को इतना कहकर लोकेश अभिनव की ओर पलट गया। आप ही अभिनव गढ़वाल? जी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ये क्या चल रहा है? मैंने पूरा थिएटर बुक किया है इस शो के लिए, और यहां आकर ऐसा ट्रीटमेंट। देवेन लोकेश के ऊपर भड़क उठा। एक सेकेंड, कौन सा थिएटर? आज तो हमने किसी बाहर के कस्टमर के लिए पूरा थिएटर बुक ही नहीं किया है, लोकेश ने भौहें नीचे करते हुए कहा। अरे, अभी शाम को ही मैंने बुक किया है, ऐसा कैसे? सर, आज ये थिएटर किसी और के लिए ऑलरेडी बुक्ड है, आपसे गलती से बुक हो गया होगा। डोंट वरी, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा तो 1 वीक में रिफंड हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन के साथ, ठीक है? किसके लिए बुक किया है? हाँ, मैं उसे डबल पैसा दे दूंगा, पर बुकिंग मेरी ही होगी। देवेन को ऐसे चिल्लाते देखकर लोकेश एक पल के लिए फिर से पलटकर उसे देखने लगा। जरूरत नहीं है, किसी और डेट को आ जाइए। उसने अपना चेहरा फिर से अभिनव की ओर घुमा लिया। यह आपने ठीक नहीं किया है। आई विल सी यू इन द कोर्ट। बहुत बुरा केस लगाऊंगा तुम्हारे सिनेमा हॉल पर। देवेन गुस्से से उबले जा रहा था। जब लोकेश से सहा नहीं गया तो उसने कहा, चल चल निकल यहां से, वरना यही तेरी पिक्चर बना दूंगा, निकल। ये बात सुनकर देवेन घबरा गया। इधर लोकेश ने अभिनव से पूछा, मिस्टर गढ़वाल, तुम, मेरा मतलब आप नंदिता का वेट कर रहे हैं? लोकेश ने धीरे से पूछा। अभिनव भी उसके मुंह से नंदिता का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। हाँ, पर आपको कैसे पता? अभिनव के सवाल का जवाब लोकेश ने सिर्फ एक मुस्कान के साथ दिया। सर, प्लीज मेरे साथ आइए। अभिनव थोड़ा कंफ्यूज होकर लोकेश के साथ अंदर जाने लगा। सिक्योरिटी, उस बदतमीज कपल को बाहर निकालो यहां से। लोकेश ने चलते हुए अपने पास खड़े गार्ड को ऑर्डर दिया। लोकेश का ऑर्डर सुनते ही वैभवी और देवेन की आंखें फटी की फटी रह गई, और इससे पहले कि गार्ड अपनी जगह से हिल भी पाता, वो दोनों वहां से हड़बड़ी में चले गए। लोकेश भी अब अभिनव को हॉल के अंदर लेकर आ चुका था। अभिनव उस हॉल के चारों ओर देखकर समझ चुका था कि ये जरूर ही उस मूवी थिएटर का सबसे महंगा हॉल था। नंदिता तो यहाँ दिन में ही आने वाली थी मिस्टर गढ़वाल, पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं।
लोकेश ने डिम लाइट्स ऑन करके अभिनव की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक सवाल तैयार था। आप अलायना के असली नाम को कैसे जानते हो? अभिनव के सवाल खत्म होते ही लोकेश धीरे से नजरें नीचे करके आगे आकर झुक गया, जैसे कि आप, मेरा मतलब है तुम जानते हो टाइगर। आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अभिनव का सवाल सुनते ही लोकेश एक कदम पीछे हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने वाकई टाइगर ही खड़ा था। टाइगर? मुझे उस रात संजय सर को मेरे साथ पार्टी में आने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। लोकेश की ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर शिकन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप पापा को कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल गए? चाचू चाचू कहते थकते नहीं थे बचपन में। लोकेश की बात खत्म होती ही अभिनव शॉक्ड होकर 2 कदम पीछे हो गया। उसके मन में अचानक वो फ्लैशबैक चलने लगा, जब वो उसके किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। अगर मैं जिद पर ना हटता तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था, जिसमें लोकेश को गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव को भी चोट लग गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन उसे उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में खोया हुआ अभिनव भी अपने होश में वापस आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद आ गया। आप ही थे वो आदमी जिन्हें मैं लोकेश चाचू कहकर पुकारता था, और आपकी वजह से आज। सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मैं अभी भी उस रात में फंसा हुआ हूं। मुझे पता है मलाल करने से कुछ नहीं होगा, पर मैं सिवाय मलाल के और कर भी क्या सकता हूं। आई एम रियली सॉरी। लोकेश ने भरी आंखों के साथ अभिनव से यह सब कुछ कहा। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। आपने इतने सालों में मुझे एक भी बार ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। लोकेश ने कहा, इतने सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर डाली थी टाइगर, लेकिन जब कुछ ना हाथ लगा तो ऐसे लगने लगा कि तुम्हारी भी एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी के ब्लास्ट में ही मौत हो गई थी। काश हो जाती, अभिनव ने पलटकर धीरे से कहा। उसके शब्द सुनकर लोकेश फिर से उसके सामने आकर झुक गया। ऐसा मत कहो टाइगर, तुम्हें जो सजा देनी हो मैं तैयार हूं। बस अपने आप को अकेला महसूस मत करो। तुम्हारा ये अंकल आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभिनव ने लोकेश को झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार है तो इस तरह झुकिए मत। आप मेरे लिए अंकल थे और आज भी हो। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि नंदिता ने यहीं पर मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी फीकी मुस्कान लाकर कहा, जिस पर लोकेश मुस्कुराकर बोल पड़ा, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मुझे फोन करके बोला कि टाइगर आ गया है, थिएटर खाली रखना है। मैं भी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बातचीत कर लोगे क्या? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलायना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों को, लेकिन अभी तुम बताओ, क्या स्पेशल न्यूज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है? अभिनव ने अलायना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो अंकल से तुम्हारा रीयूनियन करवाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब डायरेक्टली दूसरी बात पर आती हूँ। मोंटी कल सुबह ही वापस आ रहा है। अलायना ने अभिनव और लोकेश के नजदीक आकर कहा। यह खबर सुनते ही अभिनव के हाव भाव रूखे पड़ गए। कल ही आ रहा है? वो तो 1-2 महीनों बाद आने वाला था ना? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम अचानक इतने टेंस क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके कल ही वापिस आने से
तुम्हें भी कल ही सारी कंपनीज के ऊपर अपना हक मिल जाएगा, है ना? अलायना ने नोटिस कर लिया था कि ये खबर सुनकर अभिनव खुश नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। अलायना, तुम्हें पता है ना, कंपनी में एक गद्दार है, उसे पकड़ने के लिए मुझे अभी भी नॉर्मली ही रहना पड़ेगा। अभिनव ने खुश ना होने की सफाई देते हुए कहा। हालांकि मोंटी के रिटर्न से वो खुश क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण दूसरा था। अभिनव को डर था कि कहीं मोंटी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि टाइगर लौट आया है, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोंटी एकदम से कैसे वापस आ रहा है। अलायना ने अपना सिर हिलाकर सोचते हुए कहा। इसमें समझने जैसा क्या है? तुम भी जानती वो कितना मूडी इंसान है, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता है। अभिनव ने अलायना के दिमाग में आ रहे डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया ताकि उसे बाद में कोई शंका ना हो। तो फिर अब क्या करना है? मोंटी के आ जाने के बाद तुम कंपनी के उस गद्दार को कैसे पकड़ोगे? अलायना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। अलायना ने मोंटी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि वो अभी ही उसके सामने आ जाए। मोंटी भले ही कल आ रहा हो, लेकिन तुम मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया हूं। अभिनव की बात सुनते ही अलायना और लोकेश दोनों शॉक्ड रह गए। तुम ये क्या बोल रहे हो? वापस आने के बाद भी तुम्हें कंपनी पर कंट्रोल नहीं चाहिए? क्या अभी भी मोंटी ही उसे संभाले? अलायना ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत बुरी हालत में है। लोकेश ने भी अलायना की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ये बात जरूर समझ गया था कि मोंटी को बिजनेस चलाना नहीं आता था। उसकी नई कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की डगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव, कुछ तो बोलो। अभिनव को शांत खड़ा देख अलायना बेचैन हुए जा रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगा था। एक तरफ उसे अंडरकवर रहकर अपने दुश्मनों से भी निपटना था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनीज के लॉस को भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच अभिनव को यह भी महसूस हुआ कि फिलहाल उसे अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इन सभी बातों ने अभिनव के दिमाग को जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी कि अब आगे क्या हो सकता था। टाइगर, अभिनव। अलायना और लोकेश की एक और पुकार के बाद ही अभिनव ने उनकी ओर देखकर अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वो आ जाए तब मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब देखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तुम तो एक एक कदम की प्लानिंग करते हुए ही चलते थे ना? अलायना ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लिसन अलायना, आई नीड टू रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। अलायना फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव को एक ब्रेक की जरूरत थी। लोकेश ने भी यही बात समझकर बीच में कुछ नहीं कहा। वो तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजरें नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड्स बाद ही अभिनव ने उस चुप्पी को तोड़ा। मैं अब निकलता हूं, बाद में मिलते हैं, बाय। लोकेश और अलायना ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अभिनव उस मूवी थिएटर से बाहर निकल आया। उसका दिल भी अभी भारी था और दिमाग पर भी प्रेशर था। ऐसी हालत में वो वापस घर जाकर अनन्या के परिवार की गालियां सुनने की मूड में नहीं था, इसलिए गाड़ी उठाकर अब वो गुड़गांव की सड़कें नापने लगा था। शाम से रात हो आई थी और रात भी अब जल्द ही आधी रात में बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठा अभिनव यही सोच रहा था कि वो मोंटी से कैसे निपटे और उसके सेक्रेटरी रानी को कैसे पकड़े। फिर अचानक सड़क पर चलते हुए उसे एक छोटे से बस स्टॉप के पास दो लोग आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। अभिनव थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। बहुत होशियार बनती है तू, हाँ? ये जितना भी एटीट्यूड है ना तेरा, सब झाड़ के रख दूंगा यहीं पर। लड़के ने लड़की को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया, श्याम, अपनी हद में रह और मुझसे तमीज से बात कर। और अगर तुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है तो जा और अपनी माँ को बोल कि वो तुझे बात करने की तमीज सिखाए। लड़की भी उस लड़के से दूर होते हुए उस पर चीखे जा रही थी। वो एरिया थोड़ा सुनसान था,
इसलिए दोनों की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। माँ को क्यों बीच में लाई? उस लड़के ने भड़क कर गुस्से में लड़की का गला पकड़ लिया। अभिनव ये नजारा देखते ही अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास भाग कर गया। अबे छोड़ उसको। लड़के ने जब पलट कर देखा तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गई। अभिनव तुम? उस लड़की ने पूछा। चाहत, ये सब क्या हो रहा है? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के को भी देखा। वो लड़का भी अभिनव को घूर रहा था। इतने में चाहत को न जाने क्या सूझा और वो सीधा अभिनव से जाकर गले लग गई और बोली, अभिनव, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबू, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नाराज होकर होटल से निकल तो आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर प्लीज मुझे इससे बचाओ। चाहत के मुंह से यह सब सुनकर सिर्फ अभिनव ही नहीं बल्कि श्याम भी हैरान हो गया था। सब जानता हूं मैं, ये आदमी कोई तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, श्याम ने कहा। चाहत ने जवाब दिया, श्याम, तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ही इज माई बॉयफ्रेंड और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर। माना कि वी वर टुगेदर, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अभिनव के साथ बहुत आगे निकल आई हूँ। चाहत का जवाब सुनकर अभिनव हैरान हो गया। इतने में चाहत ने अभिनव को देखकर आंख मारी तो वो सारा माजरा समझ गया। चाहत नाटक कर रही थी। ऐसे में अभिनव ने चाहत को दूर किया और श्याम के पास आकर बोला, अगर तूने मेरी चाहत को आंख उठाकर भी देखा तो आज जिंदा घर नहीं जाएगा, याद रखना। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव ने यह कहा, श्याम को उससे डर लगने लगा। हालांकि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था कि अभिनव चाहत का बॉयफ्रेंड था, जिस बात से उसे हंसी भी आ रही थी। वो बस चाहत से दूर होना चाहता था, लेकिन उस लड़की के प्यार के आगे उस टाइगर की ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। शाम से ये नजारा देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में अभिनव के पास आया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। शाम को एहसास हो गया था कि अभिनव से पंगा लेने में उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में शाम गुस्से से जमीन पर थूककर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। इसी वक्त अभिनव ने भी चाहत को दूर किया और शाम को जाते देख वो उस पर चिल्ला पड़ा, आज के बाद दिख मत जाइयो, समझा ना? एक्सीलरेटर को जोर से दबाकर शाम वहां से गायब हो चुका था। उसकी गाड़ी के वहां से जाते ही उस सुनसान जगह पर सन्नाटा फिर से छा गया और इसी सन्नाटे के बीच दो लोग शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह पर खड़े रहकर और इधर उधर देखने के बाद ही उसने बात पलटने की कोशिश करी। उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं, तुम सही टाइम पर पहुंच गए थे। चाहत ने एक सेकंड के लिए अभिनव की ओर देखकर फिर से अपनी नजरें झुका ली। वो अभिनव को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उसे काफी शर्म भी आ रही थी। तुम्हें घर छोड़ दूं? अभिनव ने धीरे से पूछा, जिसका जवाब चाहत ने हाँ में सिर हिलाकर दिया। वो अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी चाहत एक गहरी सांस लेकर बोल पड़ी, थैंक यू अभिनव। उसका थैंक यू सुनकर अभिनव एक पल के लिए अपनी जगह पर ही थम गया। वो पलटकर वेलकम बोलना चाहता था, लेकिन उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। फिर गाड़ी की ओर वापस बढ़ते हुए ही वो धीरे से कहने लगा, तुमने ये जो भी किया नहीं करना चाहिए था। अभिनव की बात सुनते ही उसके पीछे पीछे आ रही चाहत हिचकिचाते हुए सफाई देने लगी। वो जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं बस उस शाम को किसी भी तरह यहाँ से भगाना चाहती थी। चाहत की झुकी नजर को देखकर अभिनव के मन में अभी भी डाउट था। चाहत, सच सच बताना, उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या चोट तो नहीं पहुंचाई ना? देखो अभी भी वक्त है, हम उसका पीछा करके उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अभिनव की उसके प्रति केयर देखकर चाहत को मन ही मन अच्छा लगा। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, नहीं अभिनव, मैंने कहा ना तुम टाइम पर पहुंच गए थे। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुनकर अभिनव भी एक फीकी स्माइल देकर गाड़ी में बैठ गया।
दूसरी ओर एक कमरे में लाइट बंद किए और बड़ी स्क्रीन लगाए एक आदमी वीडियो गेम खेले जा रहा था कि अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम है आपको? तू है जो यहाँ जानवरों की तरफ पड़ा हुआ है और एक तरफ तेरी ही उम्र का वो टाइगर है जो तेरे जैसे जानवरों पर राज करने को तैयार है। उस आदमी ने लड़के का टी शर्ट जकड़ते हुए कहा, टाइगर? हाँ, टाइगर लौट आया है वो, और इस बार ये अफवाह नहीं है। टाइगर के लौट आ जाने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही उसके पिता दिक्पाल छिंगावत अपने बेटे की ओर देखकर उससे सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। दिक्पाल छिंगावत ने फटकारते हुए अपने बेटे को ये बता दिया था कि उनका कॉम्पिटिटर टाइगर लौट आया है। ये सुनकर उसके बेटे की धड़कनें तेज हो चुकी थी। और डैड, टाइगर अचानक से कैसे और कहां से आ गया? इतने सालों तक कहां था फिर वो? अपने बेटे का सवाल सुनते ही दिक्पाल ने जेब से फोन निकाल लिया। जहां भी था, लेकिन जरूर ही तेरी तरह इन फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा था। ये फोटो देख। दिक्पाल ने अपने फोन में उसे वो फोटो दिखाई जो ईशांत लेकर आया था। उस फोटो को देखकर उसके बेटे को भी अंदाजा हो गया था कि टाइगर उनके लिए कितना बड़ा खतरा था। अब वो नर्वस होकर अपने बेड पर सीधा बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसके पास में दिक्पाल भी आकर बैठ गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख बेटा, तूने वीडियो गेम खेल खेल कर बहुत मौज ले ली है, पर अब सीरियस हो जा, क्योंकि अब असली गेम शुरू हो गया है। अपने पिता की बात सुनकर उस लड़के ने धीरे से उनकी ओर देखा और थोड़ा डरते हुए अपना सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि वो अब ऐसी जंग में था जिसके लिए उसने कभी तैयारी भी नहीं करी थी। दूसरी ओर गाड़ी में चाहत के सवाल खत्म नहीं हो पा रहे थे। तुम्हारे एब्स है क्या अभिनव? एब नहीं, एब्स, 6 पैक एब्स, जैसे फिल्मों में हीरो के होते हैं। है पर दिखते नहीं है। अभिनव को उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। चाहत भी जवाब सुनकर हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब नहीं है ना? अभिनव भी हंसकर बोल पड़ा, तुम जैसा समझो। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद चाहत ने अभिनव के सामने एक प्रपोजल रख दिया। कहो तो इस वीक से दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसका ये प्रपोजल सुनते ही अभिनव ने उसकी ओर हैरानी से देखा। वो मन ही मन सोच भी रहा था जिम ज्वाइन करने की, और अब चाहत ने उसके लिए कह भी दिया था। हालांकि फिलहाल अभिनव के हाव भाव देखकर चाहत को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अगर जिम का मूड नहीं हो तो एटलीस्ट साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। तुमने आज मेरी हेल्प की है तो उसके बदले में एक ट्रीट। अभिनव ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, ट्रीट तो तुम मुझे दे ही चुकी हो। अभिनव की इस फ्लर्टिंग से चाहत काफी शर्मा गई और सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। अभिनव ने भी अपनी नजरें फिर से आगे कर ली और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, आज जो भी हुआ ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए। अगर गलती से भी बाहर आई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसे भी पता था कि अगर किसी को इस सब की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वैसे तुम्हें लगता है शाम अभी भी इस दिखावे से मान गया होगा? I mean, कहा वो एक अमीरजादा और मैं एक फटीचर। अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए पूछा। चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस सूट पहनने लगे हैं क्या? जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारा बिहेवियर तो काफी अच्छा है, शाम से तो लाख गुना बेहतर। अभिनव को चाहत की इस बात में कई मतलब दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो समझ नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड्स तक शांत रहने के बाद ही फिर उसने धीरे से जवाब दिया, काश अनन्या भी मेरे लिए ऐसा ही सोचने लगे, प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पर चाहत की फिर से हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती है, पर आगे का पता नहीं। बट एक बात है, वो शुरू से ही काफी जिद्दी रही है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जाती है तो बस घुस जाती है। और फिर तुमने तो उसके साथ जो किया, I mean,
तुम दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद तो इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। यह सुनते ही चाहत हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अभिनव ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, चाहत ने कहा और खिड़की की तरफ अपनी नजर घुमा ली। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर के बाद चाहत ने कहा, वो हाउस, बस वहां रोक दो। चाहत ने अचानक कहा और अपने घर की ओर उंगली से इशारा किया। अभिनव ने उसके विला के सामने गाड़ी रोक दी। थैंक यू अगेन अभिनव, और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। बाय। इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिलाकर उसे माफ कर दिया और चाहत उसकी ओर स्माइल करते हुए पलटकर अपने घर में चली गई। उसे जाते देख अभिनव यही सोच रहा था कि अलायना के अलावा सिर्फ यही एक लड़की थी जो उससे इतनी अच्छी तरह पेश आती थी। वो नहीं जानता था कि चाहत के असली इरादे क्या थे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये भी महसूस होता था कि उस लड़की का मन साफ था। कभी वो अभिनव को जासूस लगती थी तो कभी दोस्त। जब अभिनव दोबारा अनन्या के घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसके दिमाग में फिर से मोंटी का नाम उभर आया। मोंटी कल वापस आ रहा था। उसे उससे निपटकर कंपनीज को भी अपने हाथों में लेना था। वही साथ साथ टाइगर की आइडेंटिटी छिपाकर अंडर कवर भी रहना था। हालांकि अब भी उसके सामने सवाल यही था कि वो ये कैसे करेगा। यही सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। बेडरूम के पास जाकर भी उसने गेट धीरे से खोला ताकि अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए, और अपनी पैरों की उंगलियों पर चलकर वो काफी सावधानी से बेड के एक कोने पर आकर सो गया। अगली सुबह अभिनव अनन्या से पहले उठ गया था और डाइनिंग टेबल पर भी जल्दी पहुंच गया था। पापा जी, कंपनी कैसे चल रही है? शर्मिला ने बात छेड़ डाली। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर कुछ भी बात होने से अभिनव को काफी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि ये परिवार डाइनिंग टेबल के अलावा किसी और जगह कभी साथ बैठता ही नहीं था, इसलिए इनकी बातचीत भी सिर्फ खाते हुए ही होती थी। कंपनी अच्छी चल रही है, सनी काफी मेहनत कर रहा है, हरदेव ने भारी आवाज में कहा। उनकी टोन सुनकर शर्मिला समझ गई थी कि वो अनन्या से काफी नाराज थे। पापा जी, आप एक बार और अनन्या को चांस तो दीजिए, वो सनी से भी ज्यादा सिंसियर है अपने काम। इसी वक्त अनन्या ने पीछे से आकर शर्मिला के कंधों पर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। शर्मिला आह भरते हुए अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी और अनन्या उसके बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों की ओर नजरें घुमाते हुए हरदेव ने फिर अभिनव की ओर देखा। अभिनव, तुम्हारी नौकरी चली गई है, क्या ये बात सच है? दादाजी, आपको किसने बताया ये? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। सनी ने बताया। वो आजकल काफी खबरें रखने लगा है। मंडे तक प्रोटॉन पब्लिशर से उसकी डील भी फाइनल हो जाएगी, हरदेव ने गर्व करते हुए कहा। वो यही चाहता था कि इस न्यूज को सुनकर अनन्या थोड़ा अपने बारे में सोचे कि फिलहाल वो कहाँ है और उसका भाई कहाँ पहुंच गया है। प्रोटॉन पब्लिशर्स तो टाइगर की कंपनी है ना? अपनी कंपनी का नाम सुनते ही अभिनव ने हरदेव की ओर देखकर कहा। टाइगर का नाम सुनकर हरदेव का सीना और भी चौड़ा हो चुका था। हाँ, उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे लगा नहीं था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पाएगा, पर लड़के ने वाकई कर दिखाया। हरदेव की बातों से अनन्या को यही महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वो सनी को ही देने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, और यही सोच सोचकर अनन्या अब ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। प्रोटॉन तो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना पापा जी? और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट ही लिया था ना? मुझे तो लगता है वो उनसे और भी अच्छे से डील कर सकती थी। शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ, पर इन मैडम के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के बारे में सोचने का। जब ये दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूम रही थी, क्लब में जा रही थी, शॉपिंग करने जा रही थी, तब सनी अकेले ही प्रोटॉन के साथ मीटिंग्स हैंडल कर रहा था। अब जब उसकी मेहनत से ये डील फाइनल हो पा रही है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी और बेहतर कर सकती थी। हरदेव ने शर्मिला को ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसने वो सब कुछ कह दिया था जो वो अनन्या के लिए अपने अंदर दबाए बैठा था। हरदेव की बातें सुनकर अभिनव को भी लग रहा था कि ये डील सनी की ही मेहनत से हुई थी। हालांकि उसे ये भी पता था
कि सनी अपने आप में कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने जरूरी कुछ न कुछ तिकड़म बैठाया होगा जिससे इस डील की कमान अनन्या के हाथों में कभी आ ही नहीं पाई थी। हरदेव से नजर हटाकर जब उसने अनन्या की ओर देखा तब उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों में से एक आंसू टपक गया था। उसे महसूस हुआ कि फिलहाल उसे भी अनन्या के लिए कुछ बोलना चाहिए था। दादाजी, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ नहीं है, तो आप अनन्या को भी एक मौका देकर देखिए ना। हो सकता है वो प्रोटॉन से निगोशिएट करके एक और भी अच्छी डील क्रैक कर ले। अभिनव की बात सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या ने उसकी ओर गुस्से से देखकर फुसफुसाया। तुमसे किसी ने पूछा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपना मुंह बंद रखो। शर्मिला भी उसके ऊपर भड़क गई। तुम्हारी खुद की जॉब तो जा चुकी है, तो फिर हमें क्यों एडवाइस दे रहे हो? अनन्या ने अपनी माँ की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं अभिनव की बात से हरदेव और गुस्सा होकर अभी ही कंपनी सनी के नाम ना कर दे। हरदेव भी अपने होठों पर ताना लिए हुए उसे घूरे जा रहा था। अभिनव ने उसे नोटिस कर लिया था और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए अभिनव ने ही अपनी सफाई दे दी। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, और वैसे भी मेरी कोई नौकरी नहीं गई है, मुझे आज भी काम पर जाना है। क्या? तो फिर ये खबर कहां से आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है? कोने में बैठे राजीव ने हैरान होकर पूछा। नौकरी नहीं गई, बल्कि दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। पोजीशन भी इस बार मैनेजर की मिली है। अभिनव ने बात खत्म करते हुए शर्मिला और अनन्या की ओर देखा, जो अभी उसे नौकरी खोने पर सुना रहे थे। सच बोल रहे हो तुम? हरदेव ने अभिनव की आंखों में देखकर भारी आवाज में पूछा। सच कह रहा हूं दादाजी, नई जॉब भी अकरम के रेफरल से ही मिली है। अभिनव ने सिर हिलाकर कॉन्फिडेंटली कहा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया, बहुत खूब। हरदेव ने पानी पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर भी गर्व से हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नैपकिन से अपना मुंह पोंछकर फिर से हरदेव ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे अभिनव की बात में दम लग रहा है, इस डील में अनन्या को भी शामिल होना चाहिए। हरदेव ने अनन्या की ओर देखा। इस बार थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना। मैं आशा करता हूँ कि तुम और भी अच्छी डील कर पाओगी प्रोटॉन से। अपनी बात कहते हुए ही हरदेव डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए। कांग्रेचुलेशंस बेटा, दादाजी मान गए। शर्मिला ने अनन्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि अनन्या के हाव भाव खुश होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। उसने अपनी नजरें अभिनव की ओर घुमाई और किलसते हुए कहा, तुम बोलने से पहले सोचते भी हो? इतना घटिया आइडिया आ भी कैसे गया तुम्हारे दिमाग में? अनन्या का गुस्सा देखकर अभिनव काफी कंफ्यूज हो गया। जिस डील में ना होने की वजह से कुछ ही देर पहले उसके आंसू निकल आए थे, अब उसे पाकर वो गुस्सा कर रही थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि कोई भी काम अगर उससे जुड़ते हुए होता है तो अनन्या को तकलीफ ही होती थी। अनन्या, अब क्या हो गया तुम्हें? इस डील में आने के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अभिनव की मदद से तुम्हें चांस मिल गया है तो तुम उस पर क्यों उल्टा भड़क रही हो? राजीव ने डांटते हुए अनन्या से पूछा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी अब ये जानना चाहते थे कि उसे अचानक क्या हो गया था। अभिनव के आइडिया से हरदेव ने अनन्या को एक और चांस तो दे दिया था, लेकिन अनन्या इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। बकवास आइडिया? तुम्हारे दादाजी तो इस आइडिया को अप्रूव करके गए, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभिनव ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। अनन्या आ भरकर उसकी ओर देखकर भड़क उठी। तुम समझते क्यों नहीं हो? डील मंडे को होने वाली है और आज ऑलरेडी फ्राइडे है। अब डील में आकर क्या उखाड़ लूंगी मैं? सब कुछ तो सनी ऑलरेडी कर चुका होगा। अनन्या का गुस्सा देखते ही राजीव ने अपनी चम्मच जोर से टेबल पर पटक दी और कहा, अनन्या, तुम इसको क्यों ब्लेम कर रही हो? उसने कहा था क्या दिन भर में क्लबिंग और पार्टीज करो, बिजनेस पर ध्यान मत दो? हाँ डैड, आप क्यों इसकी साइड ले रहे हो? अनन्या रोने लगी। उसे रोते देख शर्मिला उसकी आंसू पोंछने लगी और फिर राजीव की ओर देखकर बोल पड़ी। क्या गलत कहा अनन्या ने? अब तक प्रोटॉन से सारी मीटिंग तो कर ही चुका होगा ना सनी, फिर अनन्या उसमें जाकर क्या ही कर लेगी? उसे सिर्फ नाम के लिए थोड़ी ना जाना है। शर्मिला के शुरू होते ही राजीव आ भरकर फिर से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगा। शर्मिला फिर और भी ज्यादा गुस्सा होकर अभिनव की ओर घूर कर बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ ये। किसी ने पूछी थी क्या तुमसे ये तुम्हारी एडवाइस? कल से ना
तुम साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, अकेले में करोगे बेडरूम में, समझ गए? राजीव ने फिर से शर्मिला की ओर देखा और जोर से कहा, शर्मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे थे, पर तभी अचानक उन्हें अभिनव की आवाज सुनाई दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूं, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। अनन्या ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या गलती सुधारोगे अब तुम? सनी से जाकर लड़ोगे गुंडों की जैसे, या फिर प्रोटॉन का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है? अनन्या ने ताना मारा। अभिनव की जुबान पर ये शब्द आ ही गए थे कि वो प्रोटॉन का मालिक है, पर उसने अपने आप को काबू किया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैनेजर नहीं, प्रोटॉन पब्लिशर से डील में तुम्हें सीधा टाइगर से बात करनी चाहिए। अभिनव के मुंह से टाइगर शब्द सुनते ही अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और शर्मिला की हंसी छूट गई। हाँ, टाइगर तो जैसे इसका जिगरी यार ही होगा ना, सब इसी फटीचर से पूछकर करता होगा। शर्मिला के मुंह से टाइगर के बारे में ऐसे शब्दों को सुनकर राजीव थोड़ा बेचैन हो गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाने लगा, थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम दो और बोलने से पहले सोचो कि किसके बारे में बोल रही हो। अभिनव को राजीव की बात सुनाई दे गई थी, जिसके बाद वह मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। उसे समझ आ गया था कि टाइगर की औकात किस हद तक पहुंच चुकी थी। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्टली टाइगर से बात करके अनन्या को बाकी मैनेजमेंट के झंझटों में नहीं फंसना पड़ेगा। अभिनव की ये कहते ही राजीव उसकी आंखों में देखकर बोल पड़ा, तुम सुबह सुबह नशा करके बैठे हो क्या, या फिर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह की बीमारी है? टाइगर से कोई तभी मिल पाएगा जब वो दिखेगा। कितने सालों से उसका कोई अता पता ही नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि टाइगर से मिल लो। राजीव की बात पूरी होने से पहले ही अभिनव के होठों पर जवाब तैयार था। हाँ, तो उसे ढूंढ लेंगे ना हम, वो मरवर थोड़ी ना गया है, उसका भी एक घर होगा, पता होगा, और अगर उससे कांटेक्ट नहीं भी हो पाया तो उसके सेक्रेटरी के जरिए तो हम उससे मिल ही सकते हैं ना। अभिनव की बात सुनकर शर्मिला फिर से हंस पड़ी। ठीक है, तुम उसका पता निकालो, और अनन्या, जैसे ही टाइगर के साथ मीटिंग फिक्स हो जाए ना, तो इस गधे को डाइवोर्स देकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। शर्मिला का ताना सुनते ही अनन्या गुस्से से अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगी। जा रही हूँ कंपनी, बाय। अनन्या को बाहर निकलते देखकर अभिनव भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे उठकर चल दिया। अनन्या, बताओ तो सही, तुम्हें टाइगर से मीटिंग करनी है या नहीं? अभिनव के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई अनन्या अपनी कार में बैठ गई। अभिनव ने उसे एक बार और पुकारने की कोशिश करी, लेकिन अब तक अनन्या वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।